नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विलेपार्ले के नज़दीक हूं और आपको तस्वीरों के जरिए हम सबसे पहले शो में दिखाएंगे कि G20 काउंसिल की बैठक से पहले किस तरह से मुंबई को खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। जगह जगह लाइट, पेंटिंग्स और पर्दे और बोर्ड लगाए गए हैं जो चर्चा में है भी तस्वीरें। आपको बता दें कि दुनिया के जो ताकतवर देशों का समूह है वो है G20 ग्रुप ऑफ 20। 80% जो GDP है दुनिया के देशों का वो इन्हीं देशों से है। 7% आबादी इन देशों से है। तो भारत को एक बड़ा मौका मिला है G20 समिट की मेज़बानी का, जो कि अगले साल है। लेकिन उससे पहले G20 काउंसिल की जो बैठकें हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में शुरू हुई हैं। महाराष्ट्र में कई बैठकें हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद में। मुंबई से बैठकों का दौर शुरू हो रहा है और उसके पहले सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से आदेश आया है कि मुंबई को खूबसूरत बनाएं और जगह जगह लाइट और पेंटिंग्स लगाई गई हैं। पेड़ों को भी आप देखें यहाँ पर पेंट किया गया है। लेकिन एक सबसे दिलचस्प तस्वीर आपको इस फुटओवर ब्रिज के ऊपर से हम दिखाएंगे। तो फुटओवर ब्रिज के ऊपर हम आ चुके हैं। इसे भी किस तरह से लिटअप किया गया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन जो अहम तस्वीर हम आपको दिखाने आए हैं और जो चर्चा में बनी हुई है वो ये है। झुग्गी बस्तियाँ जो मुंबई की वास्तविकता है, करीब 60 से 65% ज़मीन पर ये बस्तियाँ ही हैं। आप देखिए उसे किस तरह से ढकने की कोशिश हुई है हरे पर्दे और G20 बोर्ड के द्वारा। ब्रिज के दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। आप देखें यहाँ पर जो ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मुंबई की ये सच्चाई को क्यों छुपाया जा रहा है। और आप देखें कि पीछे एक बड़ा पैच है झुग्गी बस्तियों का, और चूँकि शहर से आधी से ज़्यादा आबादी इन्हीं झुग्गियों में है तो आपको जगह जगह या भले ही आप ऊंचे टावर के करीब हो, फ्लाईओवर, स्काईवॉक के करीब हो, आपको ये बस्तियाँ तो दिखी जाएंगी। तो जो डेलीगेट्स हैं G20 काउंसिल के अपनी बैठक के दौरान वो संजय गांधी नेशनल पार्क भी जाएंगे अपने दौरे में और इसी रास्ते से होते हुए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जाएंगे। तो उसके आसपास आप देखिए उसके किनारों को किस तरह से खूबसूरत बनाने के नाम पर बस्तियों को ढका भी गया है और ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा चर्चा में है। और शिंदे सरकार की तरफ से सौंदर्यीकरण को लेकर, क्योंकि अमूमन ये तस्वीरें आपको किसी त्यौहार के दौरान या किसी ओकेजन पे नज़र आती हैं। G20 की बैठक भी यहाँ के लिए बहुत बड़ी है और इसको लेके खूबसूरत तो बनाया गया है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है शहर के लिए। लेकिन एक सवाल जो क्रिटिक्स है सरकार को लेकर पूछ रहे हैं कि ये सच्चाई आखिर क्यों छुपाई गई है। तो इन तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और आइए सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं कोटा से, जहाँ 3 छात्रों ने एक ही दिन में 3 अलग अलग मामलों में खुदकुशी की है। इनमें से 2 बिहार के और 1 मध्य प्रदेश का छात्र था। तीनों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बच्चों के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। इसी मामले पर और ज़्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। जी देखिए, बिल्कुल बहुत ही दुखद घटना है और जहाँ तक अभी जानकारी मिली है, प्राथमिक जानकारी जो मिली है, लगता है कि ये स्टडी का स्ट्रेस ही है जिसकी वजह से ये हुआ है। क्योंकि बच्चे बहुत एक तरह से यंग है, बहुत छोटी उम्र में है, 16, 17 और 18। और 2 जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को जानते थे, बिहार के रहने वाले हैं और उसी हॉस्टल में पढ़ रहे थे और पास पास उनके कमरे भी बताए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने कोई आपस में बातचीत भी की हो कि वो ऐसा कुछ करना जा रहे हैं या कर सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने सुसाइड किया है वो भी एक तरीका सिमिलर है, इन द सेंस कि उन्होंने भी डेथ बाय हैंगिंग किया था। जबकि एक बच्चे ने नशीला पदार्थ लिया है, वो मध्य प्रदेश का बच्चा है। और कोटा में ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कम होने लगी थी। सुसाइड कम हो गए थे क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सब ने मिलकर एक पहल की थी कि बच्चों को स्ट्रेस से बचाया जाए। उनको रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिलती है, साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर रहते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा बच्चा स्ट्रेस में है और पहले ही उससे डील कर लें। हेल्पलाइंस भी रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के केसेस होते हैं। लेकिन एक साथ 3 केसेस होना बहुत ही दुखद है। बिल्कुल हिला दिया है कोटा शहर को ये सुन के कि इस तरह से ये हुआ है। और जो बच्चे हैं वहाँ पर उनके लिए हेल्पलाइन भी है, हेल्पलाइन नंबर्स वहाँ पर हैं ताकि वो हेल्पलाइन को एक्सेस कर सकें। तो दूसरी बात ये भी है कि इसमें काफ़ी बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी एक स्ट्रेस रहता है कि पेरेंट्स अगर कुछ प्रॉपर्टी बेच के या कोई कर्जा लेके उनको भेजते हैं पढ़ने के लिए तो बच्चों को उसका भी स्ट्रेस पीछे सताता रहता है। काफ़ी चर्चित रहा है कोटा का यह विषय। और दुखद बात यह है कि इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद इसका कोई हल निकाला नहीं जा रहा है। और अब आइए आपको दिखाते हैं विपक्ष ने किस तरह से महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को घेरा है। निर्भया फंड में जो महिला सुरक्षा के लिए गाड़ियां दी गई, आरोप लगाया जा रहा है कि वो शिंदे सरकार के विधायकों की सुरक्षा में लगाई गई। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को Y+ सुरक्षा मिली है, लेकिन इसके लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, वे निर्भया फंड से महिला सुरक्षा के नाम पर खरीदी गई थी। पिछले 5 महीने में हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी गिनती तो कल भी हमने दी है, मगर ये बहुत ही महिलाओं के प्रति आप एक तो उनको आप न्याय नहीं दिला रहे हो, और उनको जो अधिकार है निर्भया स्क्वाड का वो भी आप उनसे छीन कर लेके जा रहे हो। और किसके लिए? ये जो बागी आमदार है उनके लिए। ये सरासर नाइंसाफी है। और सरकार को, ये गृह मंत्री को मैं अपील करती हूँ कि सारे व्हीकल्स जो इन 40 आमदारों के लिए दिए हैं महाराष्ट्र में, जो बागी आमदार है, वो त्वरित वो व्हीकल्स पुलिस फोर्स में वापस कर दें। एक तो निर्भया फंड की जो यूज है वो उसके यूज पे नहीं डाल गया होता है। फिर दूसरा जो अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। उसको एक्चुअली टारगेट करने के बिना ये कर रहे हैं, गाड़ियां उनको दे रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड शेमफुल एंड वी कंडेम इट। महिला सुरक्षितता हो या नागरिक सुरक्षितता हो, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह से कैजुअल अप्रोच ये ईडी सरकार कर रही है, और ये जो फंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब उनकी सरकार थी तब बनाया था, हर राज्य को केंद्र से पैसा आता है और वो इसी हेड पे आता है कि वो महिला सुरक्षितता के लिए ही उसको यूज कर सके। और जिस तरह से ये वीआईपी कल्चर ये नए ईडी सरकार ने लाया है, वो बहुत एक गंभीर बात है। और जिस तरह से कल भी एक महिला का ऐसे ही उसके साथ व्यवहार किया गया, उसमें उसके बच्चा भी खो दिया है, इसके पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की गृह मंत्रालय पे के दरवाजे पे जाके रुकती है। 2013 में केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड की शुरुआत की गई। इस फंड के जरिए राज्यों को पैसा दिए जाने लगा, जिससे महिला सुरक्षा के लिए वो उपकरणों को खरीद सके। इसी फंड से गाड़ियां खरीदी गई जो दिन रात महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करती हैं, लेकिन अब इन गाड़ियों को विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में लगाया गया। हाल ही में मुंबई में एक कोरियन ब्लॉगर से की गई छेड़छाड़ या ऑटो रिक्शा से कूदी महिला की तस्वीरों के बाद महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाने लगा। ऐसे में इन गाड़ियों के अलग इस्तेमाल पर जहां सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं महिला बाल विकास मंत्री इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आंदोलन करने का उनका अधिकार है। वो पहले ये बता दें कि निर्भया फंड तो कितने समय से उनके 2.5 साल में निर्भया फंड नहीं था क्या? उन्होंने 2.5 साल में निर्भया फंड का क्या उपयोग करा, पहले उसकी ऑडिट करके लोगों के सामने आने दें। आरोप लगाना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, इसको छुपाने के लिए अब आरोप लगा रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। महाराष्ट्र की नई सरकार में कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है, जिसे लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। और ऐसे में अब इन गाड़ियों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए किए जाने की बात सामने आने पर महाराष्ट्र सरकार की फिर से किरकिरी हो रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प की खबर आई है। 9 दिसंबर को चीन भारत दोनों सेनाओं के बीच ये वाकया हुआ है। झड़प में कुछ सैनिकों के घायल होने की खबर है। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे। ज्यादा जानकारी दे रहे इस खबर पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन। सेना की ओर से जानकारी दी गई है, ये 9 दिसंबर की घटना है और जो अरुणाचल का जो तवांग इलाका है वहां ये घटना हुई है। भारतीय सैनिक जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो चीनी सैनिकों के साथ उनकी झड़प हुई और उस झड़प में हमारे कुछ सैनिक जो है घायल हुए। और उसके बाद जो LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जब झड़प होती है उसको सुलझाने के लिए बाकायदा एक फ्लैग मीटिंग हुई है। और अब जानकारी ये मिल पा रही है कि मामला सुलझा लिया गया है, दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई है। इसके पीछे जो सेना की ओर से जानकारी दी गई कि 2006 से एक मैकेनिज्म बना हुआ है, भारत और चीन की सेनाएं का सीमा का जो है निर्धारण नहीं हुआ है। दोनों देशों की सेनाओं का जो बॉर्डर को लेकर एक अपना अपना नजरिया है कि हमारी पेट्रोलिंग यहां तक जाएगी तो हमारी पेट्रोलिंग यहां तक जाएगी। इसी वजह को लेकर कई बार जो है न केवल अरुणाचल में बल्कि पूर्वी लद्दाख में भी सेनाओं के बीच में झड़प हो जाती है। लेकिन सेना का यह कहना है कि इसको लेकर मैकेनिज्म बना हुआ है, एक तरीका बना हुआ है जिसके आधार पर यह मामला सुलझा लिया जाता है। आपको बता दें कि भारत और चीन के
बीच में लगातार सीमा विवाद सुलझाने के लिए जो है एक बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक ये मामला पूरा सुलझा नहीं है। 2.5 साल पहले अगर याद होगा तो पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से चीनी सैनिक आए थे और उसके बाद जो भारतीय सैनिकों ने जो कार्रवाई की थी, इससे सीमा पर तनाव हो गया था। हालांकि उन मामला को सुलझाने के लिए 16 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन अभी तक वो मामला पूरी तरह नहीं सुलझा है। हालांकि कुछ एक बॉर्डर की बात करें, जहां डेप्टोंग की बात करें और डेमचौक की बात करें, वहां अभी भी टसल बना हुआ है। लेकिन पेंगोंग त्सो की बात करें, गलवान की बात करेंगे, हॉट स्प्रिंग की बात करें, वहां चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं। तो भारत का साफ तौर पर यह कहना है कि चीन की ओर से अगर यथास्थिति को बदलाव करने की कोशिश की जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ जो टसल हुआ था, जो झड़प हुई थी, उसको फिलहाल सुलझा लिया गया है, लेकिन सीमा पर जहां तवांग के लेकर अगर पूर्वी लद्दाख की बात करें, तनाव बना हुआ है। भारतीय सेना अलर्ट है। और अब अगली खबर दिल्ली से, जहां सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले एक शख्स के साथ ठगी का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। बिना ओटीपी बताए उसके अकाउंट से 50 लाख रुपए किस तरह से गायब कर लिए गए, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले शमशेर सिंह के साथ जालसाजी का अनोखा मामला सामने आया, जब उनके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए, वो भी तब जब उन्होंने किसी से ओटीपी तक साझा नहीं किया। हमारे करंट अकाउंट से संडे 13 नवंबर को करीबन 7 से 8 बजे के बीच 48,63,000 की इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, जिसका हमने किसी को किसी चीज़ का ओटीपी शेयर नहीं किया। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो ट्रांजैक्शंस फ्रॉड जो हमारे साथ हुआ है उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले ताकि हम अपनी कंपनी को सुचारू रूप से आगे चला सकें। दरअसल ये मामला 13 नवंबर का है, जब पीड़ित अपने घर पर थे। शाम 7 बजे से 8:44 के बीच उनके मोबाइल पर कई कॉल आए। उन्होंने कुछ कॉल उठाए, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसी बीच उनके बैंक से लगातार पैसे की निकासी के मैसेज आने लगे और महज कुछ ही समय में आरटीजीएस के जरिए उनकी एजेंसी के करंट अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए, जबकि उन्हें कोई ओटीपी तक नहीं आया था। शमशेर की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आईएफएसओ यूनिट मामले की जांच कर रही है। ये मामला हमारे संज्ञान में है और हमारी आईएफएसओ यूनिट है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। केस एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है और जैसे इसके बारे में कुछ इनपुट होगा उसको जरूर शेयर किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित को ओटीपी मिला होगा, लेकिन मोबाइल का एक्सेस साइबर ठग के पास था, इसलिए उन्हें पता नहीं चला। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि साइबर ठग जामताड़ा से है और हो सकता है कि ये मामला सिम स्वैपिंग से जुड़ा हो, जिसके जरिए दूर बैठा शख्स आपके मोबाइल को कंट्रोल में ले लेता है और आईवीआर कॉल के जरिए ओटीपी सुनकर पैसे निकाल लेता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात राजस्थान की करते हैं। गहलोत सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं। राज्य में सचिन बनाम गहलोत की लड़ाई से जूझ रही कांग्रेस को अगले साल चुनाव में जाना है और इस बीच गहलोत सरकार को स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 1 साल का आहद अली जब पैदा हुआ तो दिल की गंभीर बीमारी से ग्रसित था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बच्चे का बचना मुश्किल लग रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को बचाने के लिए दिल का महंगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिवार राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना के तहत पंजीकृत था, तो आहत की कोटा के एक निजी अस्पताल में मुफ्त सर्जरी हुई और अब वो सेहतमंद है। ये बच्चा होते ही बहुत नीला पड़ रहा था, जो वहाँ पर रामपुरा में हुआ था ये। फिर वहाँ नीला पड़ते वहाँ सारी दिखाया करा, फिर वहाँ से कह जाए कि भाई ये ना इलाज है, आप इसको दिल्ली ले जाओ। तो फिर हम दिल्ली तो नहीं ले जा पाए, हम बहुत गरीब आदमी है। फिर हमने यहाँ सर को दिखाया तो फिर सर ने ऑपरेशन किया इसका और हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा, सब सर ने चिरंजीवी में करा। इसमें चिरंजीवी पैसा 1 भी नहीं लगा हमारा और सर ने बहुत अच्छा संभाला इसको। 12 दिन रखा सर ने यहाँ पर इसको। 67 साल की शगुनाबाई को नसों की गंभीर बीमारी थी, बार बार चक्कर खाकर गिर रही थी। किसान परिवार ने निजी अस्पताल में दिखाया,
तो निजी अस्पताल ने बताया कि सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए 3.5 लाख रुपए लगेंगे। परिवार के पास पैसे थे नहीं। किसी तरह शगुना बाई का कोटा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ और शगुना की सर्जरी भी चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त हुई है। तो चिरंजीवी के तहत गवर्नमेंट की जो योजना है उनके तहत इनका ऑपरेशन हुआ और अब ये बली काशी हैं। हमने कुछ भी पैसा नहीं दिया। ऐसा नहीं दिया आपने? सर्जरी का बताया था सर उन्होंने, करीबन 3-3.5 लाख रुपए लगभग, केवल वो सर्जरी का था। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट था, बेड वगैरह, उनको मिला के 7-8 लाख रुपए का लगभग बताया था उन्होंने। तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा इलाज फ्री हुआ है। चिरंजीवी योजना से अब तक 27 लाख से भी ज्यादा मरीज लाभ ले चुके हैं। देखिए, चिरंजीवी योजना तो इतिहास बना दिया है, क्योंकि देश में कहीं नहीं है। 10 लाख का तो इंश्योरेंस है हेल्थ का। उसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाए परिवार को, 10 लाख तो उसके लिए परिवार के लिए रहेंगे फिर भी। उसके अलावा जो है पैकेज बन गए हमारे, किडनी ट्रांसप्लांट के, लिवर ट्रांसप्लांट के, हार्ट ट्रांसप्लांट के, वो 10 लाख, 15 लाख, 18 लाख जो भी है वो अलग उसको मिलेगा। मान लो 4 लाख खर्च हो गए, उसमें से 6 लाख बचे रहेंगे आगे के लिए, ये अलग पैसा मिलेगा। MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, सब मेडिसिन फ्री। प्राइवेट के अंदर भी हमने इन्वॉल्व कर लिया उनको भी। 1,35,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं इस योजना से। गहलोत सरकार को लगता है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना उनके लिए चुनावों में रामबाण साबित हो सकती है। कोटा से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। वैसे तो दिल्ली का हाल प्रदूषण से ज्यादा खराब दिखता है, लेकिन अब इस रेस में आर्थिक राजधानी मुंबई भी शामिल हो चुकी है, जहां वायु गुणवत्ता बीते 4 हफ्तों से खराब या फिर बहुत खराब श्रेणी में है और इसका असर अब यहां पर रहने वाले लोगों पर दिखने लगा है। अस्पतालों में करीब 50% सांस की तकलीफ वाले मरीज बढ़े हैं। मुंबई की हवा बीते करीब 4 हफ्तों से जहरीली बनी हुई है। वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब की श्रेणी में है। इसका असर अब मुंबईकरों पर भी दिखने लगा है। सायन वॉकहार्ट ग्लोबल अस्पतालों की ये तस्वीरें हैं। मुंबई के BMC अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों में सांस की तकलीफ के मरीजों की संख्या करीब 40 से 50% बढ़ी है। बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं। गए 4 हफ्तों से रेस्पिरेटरी पेशेंट्स OPDs में 40% इंक्रीज हो गए हैं। इसकी वजह है ठंडी, और ठंडी के कारण जो मैक्सिमम पोल्यूशन मुंबई में वैसे भी है, वो ठंडी के टाइम पे इवनिंग में काफी हद तक रह जाता है। मेजॉरिटी ऑफ ये पेशेंट्स खांसी, सर्दी, सांस फूलना, ये कंप्लेंट्स लेके आते हैं। पहला 100 आते थे, तो अभी 125-150 लोग आ रहे हैं ओपीडी में। हर विंटर नवंबर के 22 या दिसंबर के पहले हफ्ते में से हमारा पीक शुरू हो जाता है, जो तक फरवरी तक ये चला रहता है। उम्र के हिसाब से देखा तो बच्चे हैं, एल्डरली लोग हैं, वयस्क लोग हैं, जिनको ज़्यादा बीमारियां हैं, अक्सर जैसे कि हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ऐसे और डायबिटीज़ की बीमारी है। और अभी टू सम एक्सटेंट हम बोलते हैं कि पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस है, उनको ये इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मुंबई में ट्रैफिक बड़ी समस्या है और इससे निकला प्रदूषण शहर के ड्राइवरों पर ज्यादा भारी है। 35 साल के ड्राइवर समीर 1 महीने से बीमार हैं। मेरे को खांसी की प्रॉब्लम है 1 महीने से। वो रास्ते में पोल्यूशन भी बहुत है, और दूसरी बात क्या, रास्ते में अभी क्या ठंडी का टाइम चल रहा है, तो टायर, लकड़ी, जिसको जो मिलता है वैसा सब जला देते, तो उसके धुएं से भी बहुत इफेक्ट होता है। रोड के पास धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। मेरा काम ड्राइविंग का हो सकता है, उससे भी मेरे को खांसी आ रही है। हवा इतनी बिगड़ी है कि युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे भी प्रदूषण का मुद्दा उठा रहे हैं। Nobody from the unconstitutional government has even tweeted a word or spoken a word of concern about it. मुंबई के प्रदूषण पर महाराष्ट्र सरकार खामोश क्यों है? प्रदूषण के स्रोत का पता लगाया जाना चाहिए और उचित कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन शिंदे सरकार को कोई परवाह नहीं है। To trace where this pollution is coming from, which is a technical matter. गिरते तापमान के बीच इंडस्ट्रीज का प्रदूषण, जगह जगह निर्माण गतिविधियां, यातायात, फुटपाथ, झुग्गियों में जलते टायर, कोयले, लकड़ी से निकलता जहर आर्थिक राजधानी मुंबई को भी दिल्ली के साथ प्रदूषण की रेस में ले आया है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।